बांग्लादेश के वसत में जहां गंगा और मेघना नदियां जिंदगी की पट्टी बांधती हैं, सोनार गांव का भोला हुआ कस्बा आबाद है। कभी तिजारत और सकाफत का एक हलचल मचाने वाला कुरून वस्ती का मरकज था, अब उसे वक्त ने निगल लिया था। उसकी शान और शौकत सरगोशियों के खंडरात में बदल गई। खस्ता हाल एंटों के ढांचे, जिनमें से कुछ फितरत की तरफ से आधी खाई गई थी, सदियों के गुजरने के खामोश गाँवों की तरह खड़े थे। भोले भाले मंदिरों की बाकियात पर जंगली बेलें पसर रही हैं, उनकी जड़ें तारीख की दीवारों में फंस रही हैं। तंग गलियां जो कभी ताजरों और इल्मा की तरफ से रोनती थी, अब उनको तर्क करने की खौफनाक खामोशी ने सताया है। लेकिन खंडरात खाली नहीं थे, साये मुंतकिल हुए जहां कोई आदमी नहीं चलता था। हुआ ने सरगोशियां के हाल की नहीं, माजी की, और उस बोसेदा शहर के दिल में एक कदीम बरगद का दरख्त खड़ा था, जिसकी जड़ें एक लावारिस मजार के गर्द लिपटी हुई हैं, जैसे किंकाल की उंगलियां किसी खो को पकड़ने के लिए बेचैन थी। लीजेंड्स ने सोनारगांव की डाइन आमना के बारे में बात की। वक्त ने इस शहर को यादों के कब्रिस्तान में तब्दील करने से बहुत पहले वो एक शफात देने वाली औरत थी, जो जड़ी बूटियों के राज, हुआ की जुबान और नदियों के गीत जानती थी। गाँव वालों ने एक बार इससे हुकूमत की तलाश की, अपने बीमारों और जख्मियों को शहर के मुजाफात में वाकई अस्की आजिज झोंपड़ी में ले आए, लेकिन तारीफ जल्द ही खौफ में बदल गई। आमना का फितरत और गैब का इल्म न समझने वालों की नजर में लायनत बन गया। अफवाहें जंगल की आग की तरह फैलती हैं, उसके तहाइफ को गैर फितरी चीज में मोड़ देती हैं। उन्होंने दावा किया कि वो अपनी उंगलियों के झटके से तूफानों को समेट सकती है, कि उसने मरने वालों की रूहों से बात की, कि उसने अपनी रूह को तारीक कुव्वतों को बेच दिया है। एक बदकिस्मत रात खून के सुर्ख चांद की चमक के नीचे गांव वाले मुशोले और नफरत लेकर आए। उन्होंने उसे डाइन करार दिया और उसकी मासूमियत के रोने को नजरअंदाज करते हुए उसे सड़कों पर घसीट लिया। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि उसने उनके बच्चों को बचाया है, उनके जख्मों को मुंदमिल किया है, उनके मरने वालों के लिए दुआएं मांगी हैं। उन्होंने सिर्फ एक खतरा देखा और धमकियों को तबाह करना पड़ा। सदियों बाद रफीक, एक नौजवान मोरख सोनार गाँव पहुँचा। इससे पहले के गाँव वालों के बरक्स वो भूत की कहानियों पर यकीन नहीं रखता था। उसका जनून तारीख था, एफसाना और तोहम परस्ती की तहों के नीचे छुपी सच्चाई। उसकी स्याही भरी उंगलियां चमड़े से बंधी एक पुरानी किताब को जकड़ी हुई थी। उसके सफात भूली बसरी रूहों की कदीम कहानियों से भरे हुए ताए। जैसे ही गोदोली उतरी, रफीक ने धंधले नक्श व निगार से मजीन खस्ता हाल महराबों से गुजरते हुए सोनारगांव की दहलीज को अबूर किया। आसमानी मखलूकात और कदीम जंगजू उसकी तरफ दरारों से देख रहे थे। उनकी शक्लें वक्त के साथ आधी गुम थी, हवा मोटी और बेहरकत थी, गोया खंडरात खुद ही सांस रोके हुए थे। फिर उसने सुना, हुआ की तरफ से उठाई गई एक सरगोशी, इसका नाम। वो तेजी से मड़ा, उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ आईवी से ढकी दीवारों की हलचल और मरने वालों की लामतनाई खामोशी। इसके कदम उसे कस्बे की भूलभुलिया जैसी गलियों की गहराई में ले गए, जहाँ मरती हुई रोशनी में साए मर गए। फिर उसने उसे देखा, एक घर जिसे वक्त ने छुआ नहीं, साए में पर्दा और आईवी में लिपटा हुआ था। लकड़ी का दरवाजा खुद ही खुल गया, एक गैर कही दावत इंदर हुआ धोल और यादों से भरी हुई थी। एक टूटी हुई मेज कदीम के की में ढकी हुई भूल खड़ी थी, दीवारों पर तस्वीरें बनी हुई थी। इनके चेहरे धुंधला हो रहे थे, लेकिन परेशान किन तौर पर जिंदा। उनकी आंखें इसका पीछा करती दिखाई दे रही थी। फिर कमरे के बीच में उसने एक कुर्बान गाह को देखा, दागदार नजराने से ढकी हुई एक पत्थर की स्लीब, मरझाए हुए फूल, पिघली हुई मोमबत्तियां और तुमार एक तवील मर्दा जुबान में लिखे हुए हैं। उसने हाथ बढ़ाया, अपनी उंगलियां एक तुमार पर बर्श करते हुए, और फिर अंधेरा एकदम घुटने वाला खला कमरे को निगल गया। पोर्ट्रेट गायब हो गए, फर्नीचर गायब हो गया, जो कुछ रह गया वो सरगोशियां थी। हतरफी चिक चिक। इसकी शक्ल आसमानी तारीकी में लिपटी हुई थी, उसकी आंखें गम और गुस्से दोनों से जल रही थी। वो न जिंदा थी और न ही मुर्दा, एक दायरों के दरमियान फिंस गई, अपनी कहानी सुनाए जाने का इंतजार कर रही थी। तुम मेरी सच्चाई तलाश कर रहे हो। उसकी आवाज भूली बसरी कब्रों में हुआ के झुमके जैसी थी। रफीक कांप गया। धा दाहा इसने सरगोशी की, और इसके साथ ही कमरा बदल गया। आग के शैले जिंदगी पर गरजते हैं, एक औरत के साथ धोखा दही की इल्मनाक कहानी को रोशन करते हैं। एक शफा देने वाले की मजम्मत की गई, जिंदगी बहुत जल्द चोरी हो गई। और इसी लम्हे रफीक को एहसास हुआ कि तारीख सिर्फ किताबों में नहीं लिखी जाती। ये जिंदा था, ये देख रहा था, और ये कभी नहीं भूला। तबाहशुदा घर की हुआ किसी नादीदा कुव्वत की तरह रफीक के सीने से टकरा रही थी। आमना की आसमानी शक्ल उसके सामने खड़ी थी, आंखें गम और सदियों पुराने गुस्से से जल रही थी। चमकती हुई लॉरेटेन की रोशनी ने ऐसे साए डाले जो गैर फितरी तौर पर डगमगा रहे थे, जैसे अंधेरा ही जिंदा हो। रफीक ने सख्ती से निगल लिया, इसके
के आलम का जहन उसके सामने नामुमकिन हकीकत से कश्ती लड़ रहा था। नात आमिना, बताओ तुम्हें क्या हुआ? एक तल्ख मुस्कुराहट तमाशाई के होंठों को छू गई। तुम सच जानना चाहते हो मौजूदा बच्चे? फिर मैं आपको दिखाता हूँ। इसके शिफाफ हाथ की लहर से रफीक के आस पास का कमरा पिघल गया। टूटी हुई दीवारें दोबारा अकठी हुई, धूल गायब हो गई और अचानक वो अब किसी भूले हुए खंडर में नहीं बल्कि माजी के एक मुतहरकिक सोनार गाँव में खड़ा था। सड़कें ताजरों से भरी हुई थी, मसालों की खुशबू और ताज़ा मिट्टी ने हुआ भर दी थी और एंटों के घरों के दरमियान हंसी गूंज रही थी। रफीक ने अपने आप को माजी के दरमियान पाया, जो तारीख को मंजर आम पर लाने का महज एक तमाशा ही है। उसने मुड़कर देखा और एक छोटी आमना को देखा, जो अब सायादार नहीं बल्कि एक जिंदा औरत है। उसके लंबे सियाह बाल इसके कंधों पर फैल रहे हैं। वो लकड़ी के माटर में जड़ी बूटियां पीस रही थी। उसकी भनुएं इर्तकाज में खाल रही थी। जब देहाती इलाज के लिए इसकी झोंपड़ी के बाहर कतार में खड़े थे, आमीना एक शफा देने वाली थी। रफीक ने अपने आप से सुरगोशी की। एहसास उस पर आ गया, लेकिन फिर मंजर तारीख हो गया। मर्दों का एक गिरोह झोंपड़ी में घुस आया। उनकी आंखें खौफ और गुस्से से चमक रही थी। तुमने हम पर बीमारी ला दी, आमना, किचन में से एक ने कहा। आपकी दवाइयाँ भी इसमें लायनत हैं, अमीना ने एहतजाज किया। मैंने सिर्फ शफा हासिल की है, लेकिन इसके अल्फाज इनके इल्जामात में डूब गए। रफीक के अंदर एक ठंडक दौड़ गई जब उसने देखा कि वो उसे बाहर गलियों में घुसेड़ते हैं। उनकी चीखें मजम्मत की एक ही आवाज में घुल मिल रही थी। याददाश्त फिर से बदल गई। आमना कलाइयों पर बंधी खून के सुर्ख चांद के नीचे खड़ी। गाँव वालों ने उसे घेर लिया। उनकी आंखें आग की रोशनी को मनकिस कर रही थी। फैसला सुनाते हुए रफीक का सांस हलक में उठक गया। चुड़ैल को जला दो। आग के शाले भड़क उठे और मंजर को अपनी लपेट में ले लिया। आमना की चीख वक्त के ताने बाने में गूंजी और फिर खामोशी। बिनाई बिखर गई और रफीक दोबारा तबाहशुदा घर में आ गया। उसके घुटने टिक गए और उसने सांस ली। आमना अब भी उसके सामने खड़ी थी। उसकी भूत सी शक्ल कांप रही थी। उन्होंने मुझे अपने खौफ से मार डाला, उसने सरगोशी की, और मौत में मैं इस जगह पर पाबंद था। हमेशा के लिए देर तक लानत की गई थी। रफीक का दिल धड़का। लेकिन मुझे ये क्यों दिखाया? तुम मुझसे क्या चाहते हो? आमना करीब आई। उसकी आसमानी शक्ल झलमला रही थी। मैं चाहता हूँ कि हकीकत जान जाए, मेरी कहानी जरूर सुनाई जाए रफीक, तभी मैं आजाद हो सकता हूँ। रफीक हिचकाया। वो यहाँ आया था तारीख ढूंढता हुआ, भूली बसरी कहानियाँ, और अब वो एक का हिस्सा बन गया था। तब मैं तुम्हारी कहानी लिखूंगा, अजीज ने आहत किया, और मैं दुनिया को सच बताऊंगा। आमना की शक्ल मुतजलजिल हुई और पहली बार उसका लहजा नरम हुआ। तब फिर मैं मजीद इंतजार नहीं करूंगा। हुआ का एक झूमका टूटे हुए मकान में से दौड़ा, सरगोशियों को लेकर, जो बेकार हो गया। भारी हुआ हल्की हो गई और सदियों में पहली बार सोनार गांव के खंडरात पर खामोशी छा गई। रफीक बाहर निकला। रात का आसमान इसके सामने बेतहाशा फैला हुआ था। वो तारीख के राजों से पर्दा उठाने के लिए निकला था और ऐसा करते हुए सदियों की नाइंसाफियों में जकड़े हुए जकड़े को आजाद कर दिया था। लेकिन जैसे ही वो जाने के लिए मड़ा तो उसकी रीढ़ की हड्डी में सर्दी की लहर दौड़ गई। सोनार गई गहराइयों में कहीं एक और सरगोशी ने हलचल मचा दी। कुछ रोहों के लिए इंतकाम वाकई कभी खत्म नहीं हुआ था। कुछ भी नहीं। चांदनी के नीचे सिर्फ खंडरात ही खामोश हैं। फिर भी रफीक की जबलत उस पर चीख रही थी कि अब वो अकेला नहीं रहा। उसने अपनी लॉल्टेन को मजबूती से पकड़ा और अपनी रफ्तार तेज कर दी। उसे अब ये जगह छोड़नी थी। लेकिन जैसे ही वो पुराने गांव के दरवाजे पर पहुंचा, उसने एक ऐसी चीज देखी जिसने उसे अपनी जगह पर जमा दिया। वो रास्ता जो उसे कभी यहाँ लेकर गया था खत्म हो गया था। उसकी जगह बोसीदा मकानों की लामतनाही कतारें खड़ी थी। उनकी टूटी हुई खिड़कियां जैसे खोखली आंखें उसे घोर रही थी। सड़क मुड़ गई और नामुमकिन समतों में मर गई, जिससे वो उससे बाहर निकलने की बजाय भूत शहर की गहराई में चला गया। घबराहट ने उसके दिमाग पर पंजे जमाए। ये हकीकी नहीं था, ये नहीं हो सकता। आमीना, इसकी आवाज बमुश्किल सरगोशी से ऊपर थी। हुआ का एक झुमका खंडरात में से चीखता चला गया, एक मानूस आवाज लेकर। तुमने मेरी कहानी सुनाने का वादा किया था रफी, लेकिन एक कहानी उसके आखिरी बाप के बगैर कभी मुकम्मल नहीं होती। एक साया उसके पर्दिये नुक्ता नजर में मुंतकिल हुआ, फिर दूसरा और दूसरा। सरगोशियों ने हुआ भर दिए। दर्जन भर सैकड़ों आवाजें वक्त से महरूम जुबान में बोले। फिर उसने उन्हें देखा। सोनार गाँव की रूहें, मर्द और औरत, उनके शफाफ चेहरे अब्दी अजियत में हुए हैं। कुछ पर जलने के निशानात उनकी जल्द जल गई और छीलना। दूसरों के गले में रस्सियां थीं जैसे उन्हें फांसी दी गई हो, और उनके दरमियान आमना खड़ी थी। बस अब वो दुख की तस्वीरी शक्ल नहीं रही थी,
वो मुस्कुरा रही थी, एक जानने वाली फातिहाना मुस्कुराहट। रफीक लड़खड़ा कर पीछे हट गया, लेकिन रूहें आगे बढ़ गईं। अमीना ने कहा, आपको तारीख चाहिए थी रफीक। आमना ने कहा, उसकी आवाज पर सुकून थी लेकिन कुछ भयानक से भरी हुई थी। अब आप उसका हिस्सा हैं। रूहें दम तोड़ गईं। अगली सुबह गांव वालों का एक ग्रुप सोनार गांव के मुजाफात से गुजरा। वो अक्सर बाहर के लोगों को खंडरात से दूर रहने की तंबिया करते थे, फिर भी अहमकों ने कभी नहीं सुनी। इनमें से एक जमीन पर किसी चीज की तरफ इशारा करते हुए रुक गया। एक पुरानी स्याही से दागदार नोटबुक मिट्टी में पड़ी थी। इसके सफ़ात खुले हुए आखिरी चीज पर लिखा था, आमीना की कहानी सिर्फ माजी की कहानी नहीं है। कुछ कहानियां मरने से इनकार कर देती हैं, कुछ लाइनें कभी खत्म नहीं होते और कभी कभी तारीख को किसी आलम की जरूरत नहीं होती। तहरीर अचानक खत्म हुई, गोया लिखने वाले में खलल पड़ा है। गांव वालों ने जल्दी से निकलने से पहले घबराहट से नजरें चराएं। इनके पीछे सोनार गांव के खंडरात में एक साया टिमटमाता है। एक सरगोशी हवा में चली गई, रफीक रफीक और फिर खामोशी।